प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन कर रहे हैं और 6 सब्जेक्ट में आप सभी पहले इतिहास की विषय वस्तु, राज्यव्यवस्था की विषय वस्तु, भूगोल की विषय वस्तु जिसमें भारत का भूगोल का टॉपिक एक रहेगा, पर्यावरण की विषय वस्तु, अर्थव्यवस्था में आज मैं एक बहुत विशेष विषय वस्तु फिर से शुरू करने वाला हूं। जितने भी महत्वपूर्ण डेटा हैं, खनिज का डेटा, एग्रीकल्चर का डेटा, तो डेटा एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत मदद मिले। और साथ ही जनरल साइंस में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिए हैं बायो से जुड़े हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं आपका इतिहास से। इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के कई बार क्रम से सजाने के लिए नाम आ जाता है और कई बार उनके जो है प्रतीक चिन्हों को पूछ लिया जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का कॉन्सेप्ट है। 24 तीर्थंकर हैं जिनमें से जो फाउंडर हैं वो है ऋषभदेव, ठीक है, आदिनाथ भी कहा जाता है इनको। और जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है तारने वाले, तारने वाला, जो तार दे इस दुनिया के भवसागर से। तीर्थंकर को ही अरिहंत भी कहा जाता है। अरिहंत का मतलब होता है जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे अरिहंत कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे अरिहंत अर्थात भगवान का दर्जा प्राप्त होता है, तीर्थंकर का दर्जा प्राप्त होता है। जैन धर्म में तीर्थंकर का पद सबसे ऊपर है, जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई हो, ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। तो टोटल 24 तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है। जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से तीर्थंकर जो हैं कौन से किस क्रम में थे, या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है कि तीर्थंकर का आपको क्या करना है, उनका प्रतीक चिन्ह बताना है। हर एक तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है। सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, जिनको हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ। क्या बोलते हैं? आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ। आदिनाथ का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ था। अयोध्या से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। आदिनाथ का जुड़ाव, इन्हीं को हम ऋषभदेव कहते हैं और यही जैन धर्म के फाउंडर है। जैन धर्म इनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया। इसके बाद अगले आते हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ भी अयोध्या में हुए हैं। देखिए, अयोध्या बहुत पवित्र स्थल है जैन धर्म के लिए। अयोध्या में इनका भी जन्म हुआ है आपका, ठीक है। और फिर कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका निर्माण जो हुआ है संवेद शिखर में हुआ है। निर्माण कहाँ हुआ है? संवेद शिखर में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखिएगा, संवेद शिखर में। और जो आपके इससे पहले के थे ऋषभदेव, उनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ है वो प्राप्त कहाँ हुआ? अष्टपद में। अष्टपद कहाँ पड़ता है आपका? अष्टपद पड़ता है कैलाश पर्वत के पास। कैलाश पर्वत के पास अष्टपद एक जगह पड़ती है, वहां पर हुआ है उनका। कई बार निर्वाण स्थल भी पूछ लेता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। ऋषभदेव का बैल है, इनका हाथी है। इसके बाद है संभवनाथ। संभवनाथ, एक तो क्रम याद करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा आप सभी के लिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरे हैं संभवनाथ और इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ। कहाँ हुआ? श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ। और इनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ, इनको संवेद शिखर में निर्वाण प्राप्त हुआ। संवेद शिखर इसलिए बहुत पवित्र स्थल है। अभी वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। अभी बीच में बहुत विवादों में भी रहा, संवेद शिखर को लेकर काफी विवाद भी रहे यहाँ पर, तो उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। तो अजीतनाथ जी को भी संवेद शिखर में निर्वाण प्राप्त हुआ और संभवनाथ जी को भी जो है निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। अच्छा, मुझसे देखो कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि फैक्ट है, मुझे भी जितने फैक्ट याद हैं उसी के आधार पे आपको बता रहा हूं। कहीं पे त्रुटियां हो जाएं, कुछ भी हो जाए, तो मैं क्षमा पहले से मांग लेता हूं, क्योंकि एक बहुत पवित्रता की बात है। हम जैन तीर्थंकरों के बारे में याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कहीं पे कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि सारी चीजें जितनी रिकॉल हो रही हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फैक्ट में कोई गलती ना करूं। तो निर्वाण इनका संवेद शिखर में हुआ है। कहाँ हुआ है? संवेद शिखर में, संभवनाथ जी का भी, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह था अश्व। अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है। इसके बाद है अभिनंदन जी। अगले कौन है? अभिनंदन जी। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन जी हैं। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन जी है और इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ है। तो देखिए, अयोध्या। और तीसरे जो थे श्रावस्ती में हुआ। तीसरे कौन थे? संभवनाथ जी। चौथे आपके अभिनंदन जी हैं।
मेरे एक स्टूडेंट थे, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट थे, आयुष जी क्लास में, और उनको सारे तीर्थंकर क्रम से याद थे। तो आप तीर्थंकर याद करके रखिए, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और दूसरा आपकी समझ भी अच्छी होगी। अयोध्या में इनका जन्म हुआ है अभिनंदन जी का। इनका प्रतीक चिन्ह बंदर है। क्या है? बंदर। तो देखो, प्रकृति के साथ जुड़ाव दिखाया गया है। ऋषभ देव जी का बैल है, अजित नाथ जी का हाथी है, शंभोनाथ जी का घोड़ा है, अभिनंदन जी का बंदर है। अभिनंदन जी का कितना है? बंदर। और इनका भी संवेद शिखर में ही इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। संवेद शिखर में ही निर्वाण प्राप्त हुआ है। इसके बाद है सुमित नाथ जी। सुमित नाथ जी का जो चिन्ह है, वो चिन्ह क्या है आपका? चकवा। चकवा भी बोलते हैं इसको हम। चकवा के साथ साथ एक क्रौंच पक्षी बोलते हैं इसको, क्रौंच पक्षी। ठीक है, सुमित नाथ जी। ठीक है, तो सुमित नाथ जी का प्रतीक चिन्ह चकवा है ना, और यह क्रौंच पंछी है आपका। और इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म भी साकेतपुरी अयोध्या में हुआ है। ठीक है, और निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? संवेद शिखर में, संवेद शिखर में। ठीक है, इसके बाद है पदम प्रभु। पदम प्रभु का जो चिन्ह है वो है कमल। पदम प्रभु, पदम का मतलब ही होता है कमल। ठीक है, इनका जन्म हुआ है कौशाम्बी में। पदम प्रभु जी का जन्म हुआ है कौशाम्बी में, और निर्वाण प्राप्त हुआ है इनको संवेद शिखर में। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? संवेद शिखर में। ठीक है, इसके बाद है अगले सुपार्श्वनाथ जी। सुपार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। ठीक है, सुपार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह है, ये बड़ा पवित्र प्रतीक चिन्ह है हिंदू धर्म का। ओम स्वास्तिक, स्वास्तिक इस आकृति का बनता है, घरों में स्वास्तिक बनाया जाता है ना। तो सुपार्श्वनाथ जी स्वास्तिक से जुड़े हुए हैं। स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह जो है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और संवेद शिखर में ही निर्वाण प्राप्त हुआ सुपार्श्वनाथ जी को। इसके बाद अगले कौन है आपके? चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु जी का जो है वो है चंद्रमा। चंद्र से चंद्रमा, चंद्र से चंद्र प्रभु। देखिए, पदम प्रभु जी का कमल है। आमतौर पे देखो यही ज्यादा, पदम प्रभु बहुत पूछता है। चंद्र प्रभु आपका चंद्रमा है इनका। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या? अर्धचंद्र, आधा चांद, है ना, आधा चांद्र, चंद्रमा। और इनका जन्म हुआ था चंद्रपुरी में। कहाँ हुआ था? चंद्रपुरी में इनका जन्म हुआ था, और संवेद शिखर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगले कौन है? नवे। नवे चलते हैं। नवे हैं आपके पुष्प दंत जी। इनको सुबिधनाथ भी कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह मगर है, क्रोकोडाइल। क्या है? मगर। ठीक है, इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जो जन्म है ये आपका जो है एक जगह है कंकादी। कंकादी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कंकादी में जन्म हुआ था, और इनका महान परिनिर्वाण जो है संवेद शिखर में हुआ था। एक मेरा जो है भारत दर्शन का वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। उसमें पूरा जैन धर्म मैंने पढ़ाया है। जैन धर्म का जो सबसे पवित्र स्थल है पावापुरी। पावापुरी सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। पावापुरी में स्वयं गया था, और पावापुरी में जो जल मंदिर है, जहाँ पे जो जल मंदिर में ही वहीं पे निर्वाण स्थल है महावीर स्वामी जी का, जो 24वें तीर्थंकर थे। वहीं पे एक जैन टेम्पल भी बना हुआ है काफी बड़ा। वहां से मैंने पूरा कंप्लीट शूट किया है जैन धर्म, पूरा जैनिज्म पढ़ाया है। आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, मेरा आप सभी से आग्रह है। मेरे भारत दर्शन के वीडियो जरूर देखिएगा। भारत दर्शन में जो आपको नॉलेज मिलेगा, जो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, आप इन जगहों को जाकर के आप भारत दर्शन के माध्यम से पढ़ेंगे भी और देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले हैं शीतल नाथ जी। शीतल नाथ जी का है कल्प वृक्ष। ठीक है, पुष्पदंत जी का मगर है, शीतल नाथ जी का क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष इसके अलावा इनका जो इनको भी कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था बद्दिलपुर में। बद्दिलपुर, बद्दिलपुर बोलते हैं, बद्दिलपुर में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो है संवेद शिखर में ही निर्वाण प्राप्त हुआ है। अगला है श्रेयनाथ जी। श्रेयनाथ जी का है गैंडा। श्रेयनाथ जी का, या श्रेयांश नाथ भी कहते हैं, श्रेयांश नाथ जी का क्या है? गैंडा। ठीक है, क्या पड़ता है? गैंडा। इनका प्रतीक चिन्ह गैंडा है। प्रतीक चिन्ह क्या है? गैंडा। ठीक है, सब देखिए आपके प्रकृति के साथ जुड़ाव को दिखाया गया है, तो ये आपको दिमाग को बैठाना है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? सिंहपुरी नामक एक जगह है, और बाकी इनका जो निर्वाण हुआ है वो संवेद शिखर में हुआ है। निर्वाण कहाँ हुआ है? संवेद शिखर में।
आज के लिए अंतिम पढ़ाऊंगा, 12 ही आज देखेंगे, 12 कल देखेंगे। वासुपूज्य, वासुपूज्य जी का है भैंसा, वासुपूज्य जी का है भैंसा। 12वें क्या है? वासुपूज्य, इनका है भैंसा प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ है? चंपापुरी में, चंपापुरी में इनका जन्म हुआ है। और इनका महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ है, इनको कहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है? चंपा में ही, चंपा में ही इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आज 12 ही देखेंगे। एक बार फिर से अगेन रिवाइज करा देता हूं आपको। ऋषभदेव आदिनाथ के नाम से जानते हैं, बैल इनका वो है। अजित नाथ जी का हाथी है। संभव नाथ जी का अश्व है, घोड़ा है। अभिनंदन जी का बंदर है। सुमिन नाथ जी का क्रौंच है। पदम प्राण जी का कमल है। सुपार्थ नाथ जी का स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा है, चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा है। और इसके अलावा पुष्प दंत जी का मगर है। शीतल नाथ जी का कल्प वृक्ष है। श्रेयांश नाथ जी का गैंडा है। वासुपूज्य जी का भैंसा है। महावीर स्वामी जी का हम डिस्कस करेंगे बाद में। महावीर स्वामी जी का क्या है भाई? बताएं भाई, महावीर स्वामी जी का क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। महावीर स्वामी जी का सिंह, सिंह महावीर स्वामी जी का है, ठीक है। 24वें तीर्थंकर हैं, कल डिस्कस कर लेंगे बाकी के जितने भी शेष तीर्थंकर हैं। अभी आप इतने तीर्थंकर अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलिए अब अगले सब्जेक्ट में चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। 12 आज देखेंगे, 12 हम फिर कल देख लेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में मैंने आपको संविधान के स्रोत पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए हैं? संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, ठीक है। अब संविधान के स्रोत में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बचा हुआ है आपका। बाकी मैंने देखो ब्रिटेन का संविधान डिस्कस कर लिया था आप लोगों से, ब्रिटेन का संविधान हो गया है। आयरलैंड आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, ब्रिटेन आपने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने सारे देख लिए हैं, फ्रांस का संविधान, जर्मनी का संविधान जो है, इसके अलावा सोवियत संघ का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जापान का संविधान, कनाडा का संविधान भी आप लोगों ने देख लिया है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी डिस्कस हो गया। आज हमें लास्ट देखना है संविधान के स्रोत में लास्ट टॉपिक। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान बोलते हैं अमेरिका के संविधान को। विश्व का पहला लिखित संविधान, पहला जो रिटन फॉर्म पे आया। उससे पहले विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का संविधान है, जो कि लिखित नहीं, अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वो संविधान आज भी आपका परिपूर्ण परिभाषित संविधान नहीं है। परंपराओं और अभिसमयों के अनुसार भी बहुत सारी चीजें चलाई जा रही वहां पे। तो ये संविधान एडॉप्ट कब हुआ? 1789 पे अमेरिका का संविधान एडॉप्ट किया गया 1789 में। इसी संविधान को पढ़ करके हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे कि मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। और क्या यहां से लिया गया? उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रस्तावना का विचार यहां से लिया गया, यहां के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग आर्टिकल 61, महाभियोग कहां पर लगा? राष्ट्रपति जी के ऊपर लगाया जाता है ना, तो आर्टिकल 61 यहां से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार यहां से लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार लिया गया, यहां से स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। जनहित याचिका, लोक जन याचिका बोलते हैं, या जनहित याचिका, लोक जन याचिका, लोक जन याचिका या जनहित याचिका कहा जाता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के अलावा संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं के अनुमोदन का प्रावधान,
संविधान संशोधन जब होता है ना हमारे देश में, तो कई सारे मामलों में राज्यों का भी अनुमोदन लिया जाता है। संविधान संशोधन, अभी जैसे नारी बंधन विधेयक था आपका, है ना, 106वां संविधान संशोधन, उसमें भी राज्यों का लिया गया। संविधान संशोधन में राज्यों का अनुसमर्थन, जैसे जीएसटी आया था आपका, तो जीएसटी में भी राज्यों का अनुसमर्थन लिया गया। अभी एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा होगा तो उसमें भी राज्यों का अनुसमर्थन लिया जाएगा। जहां पे भी राज्यों का स्टेक होता है वहां पे संविधान संशोधन में राज्यों का अभी 15, मतलब टोटल 28 राज्य हैं तो लगभग 15 राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, तो इतना कुछ हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार का विचार, प्रस्तावना की बात हो गई, है ना, महाभियोग की बात हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, वित्तीय आपातकाल हो गया, है ना, संविधान संशोधन में राज्यों का अनुसमर्थन, ये सारी चीजें हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। बस इतना याद कर लो, बस और क्या। प्रस्तावना कई बार पूछता है, प्रस्तावना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं पर्यावरण की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और ये घटना से कई बार क्वेश्चन पूछता है। मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं जिक्र आप लोगों से कर ही दूं। ये घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और ये विश्व की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक है। ये घटना जो मैं, अब आप लोग जान ही गए होंगे, जो कि मैंने 1984 का नाम लिया है, तो मैं बात कर रहा हूं भोपाल गैस त्रासदी का। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो विश्व की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक है और ये आपदा आज भी बनी हुई है। भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य को लंबे समय तक इसने प्रभावित किया और प्रभावित करती रहेगी। वर्तमान में जो लोग इस जो यहाँ पे घटना घटी थी, उस घटना में जो जहरीली गैस थी, उस जहरीली गैस के जो सीधे संपर्क में आए हैं वो तो सम्मिलित है ही, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ियां भी सम्मिलित हैं। जो पेट में संतानें थी वो भी सम्मिलित हो गए, बहुत सारे लोग दिव्यांग हो गए, बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हो गए। तो बहुत सारे हेल्थ इशू आज भी यहाँ पर बने हुए हैं। अभी इसको लेकर लगातार अध्ययन भी चल रहे हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी तत्काल मृत्यु भर नहीं थी, तत्काल बीमारी भरत नहीं थी, आज तक के लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। भोपाल के आसपास के 100 किलोमीटर दायरे में इसका पूरा प्रभाव देखा गया, यानी इसका विस्तार बहुत बड़ा था और ये आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर रही है, प्रभावित करती रहेगी। ठीक है, श्वसन संबंधी समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं, जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याएं, बहुत सारे महिलाओं का जो जिनके पेट में बच्चा था, बच्चे पेट में ही मर गए, बहुत सारी महिलाओं के गर्भपात हो गए, बहुत जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई, बहुत सारी महिलाओं में पीरियड्स से जुड़ी हुई समस्याएं आ गई। इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं इससे। तो अभी इसको लेकर लगातार बहुत सारे मामले चल रहे हैं। अब एक्चुअली एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी, ये विदेश की कंपनी थी। भारत में ये एक गैस बनाती थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। इसका लीकेज हो गया MIC का। ठीक है, कंपनी कौन थी? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इस पे बहुत मूवियां बन चुकी हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। एक मूवी है जिसमें राजपाल यादव हैं, उन्होंने पूरा का पूरा भोपाल गैस त्रासदी को लेकर पूरी की पूरी मूवी बनी है ये। तो भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर रात का मामला था। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर के रात में घटना घटी, फिर 3 दिसंबर हो गया। तो 2 से अभी एक मूवी और आई है, अभी जस्ट एक मूवी आई है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। उसमें रेलवे का वो बताया गया है, रेलवे की क्या भूमिका थी, किसी को नाम याद आए तो बताइएगा। अभी जस्ट मूवी आई है एक नई, मतलब वो भी भोपाल गैस त्रासदी पर ही है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो गैस का नाम पूछ लेता है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिथाइल रेलमैन करके ऐसे करके कोई मूवी आई है, ट्रेन वगैरह को लेकर के ही है वो। उसमें रेलवे का क्या इंपैक्ट रहा उससे जुड़ी हुई मूवी थी।
तो मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में ला दिया, जिससे बहुत सारी उस समय तत्कालीन मौतें तो हो ही गई, लेकिन आज भी जो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ये मुद्दा अभी भी है। तो MIC का जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था, और उसी के कारण से बहुत सारे लोग जो है आसपास में जितने भी लोग थे, सभी लोग जो है इस घटना से प्रभावित हुए थे। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो एक तो डेट याद कर लीजिए कब घटना हुई, ये दिसंबर 1984 में हुई, और मिथाइल आइसोसाइनाइड के क्या हुआ, लीकेज के कारण हुई। कंपनी का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। कंपनी कौन थी आपकी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो ये गैस का रिसाव का सटीक कारण तो नहीं पता, लेकिन जो ऊपरी कारण पता है कि जो उस कारपोरेट के कर्मचारी थे, उनकी लापरवाही, उनकी कर्मचारियों की अनदेखी के कारण ही ये घटना बड़े स्तर पर हुई है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है घटना रही, और इस घटना के तौर पे आप लोग सभी देख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1919 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक घटनाओं में से एक है आपकी। इसको लेकर के कई सारे कानून भी पारित किए गए। आपको शायद पता हो 1984 में जब ये घटना हुई, तो उसके बाद ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था। 1986 का अधिनियम इसीलिए लाया गया ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और पब्लिक सेफ्टी की जा सके। तो पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1986 में कानून सरकार के द्वारा पारित किया गया, और उसके तहत सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को विनियमन करने का और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के, इसलिए 1986 के अधिनियम को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं, क्योंकि उसी के अंतर्गत सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अधिनियम है। और फिर सरकार बहुत सारे कानून लेकर के आई है ना। एक तो तुरंत ही आया था भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम 1985 आपका आया था। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ था उन सबको विशेष अधिकार और विशेष उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा अधिनियम लाया गया। इसके अलावा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम भी भारत में है, 2010 में आपका लाया गया। CLNDA बोलते हैं उसको, CLNDA। एक सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम भी लाया गया है। तो खतरनाक पदार्थ के रखरखाव से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक देयता बीमा प्रदान किया जाता है। तो सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 लाया गया। ऐसे करके कई सारे अधिनियम आपके आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट से जुड़ी हुई ये घटना थी। इससे क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब अगला आ जाइए, थोड़ा सा इकोनॉमी में आ जाइए, अर्थव्यवस्था में। आज से मैं आपको फिर से एक बार अगेन, इससे पहले भी मैं डेटा आपको पढ़ा चुका हूं। जो डेटा मैंने आपको पढ़ाया है अब उसको अपडेट भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा नए सिरे से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दोनों परिदृश्य में पढ़ेंगे, भारत के परिदृश्य में और विश्व के परिदृश्य में। इसमें देखिए खनिजों का डेटा भी रहेगा, एग्रीकल्चर का भी डेटा रहेगा, जितना भी नया डेटा रहेगा वो सारा डेटा यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं मैं आप सभी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा वाला सेगमेंट आपका यहां पर, तो आर्थिक परिदृश्य के तौर पे आपका ये डेटा रहेगा। तो हम पहले खनिज का डेटा देखते हैं। ठीक है, खनिज का, खनिज में पहले मैं विश्व के परिदृश्य में, ऐसा कर सकते हैं आप, ये पहले विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं। ठीक है, विश्व, खनिज विश्व के संदर्भ में। इसमें एक तो खनिज का नाम, एक कॉलम ये बना लीजिए, खनिज का नाम। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो होता है भंडारण के दृष्टिकोण से, दूसरा होता है उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो भंडारण के दृष्टिकोण से किसकी क्या स्थिति है, भंडारण, और दूसरा है उत्पादन, उत्पादन के दृष्टिकोण से। भंडारण के दृष्टिकोण से और उत्पादन के दृष्टिकोण से किसकी क्या स्थिति है। तो खनिज में पहला है लौह अयस्क, लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा भंडारण किन किन देशों में है विश्व के। एक तो ऑस्ट्रेलिया है भंडारण में, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस, ब्राजील और रूस, टॉप 3 कंट्रीज देखनी है बस। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है यहाँ पे भंडारण में। नंबर 2 आपका ब्राजील है, नंबर 3 आपका रूस है। ठीक है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में नंबर 1 में आपका ऑस्ट्रेलिया है, उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। ये अपडेटेड डेटा है सारे के सारे। नंबर 2 ब्राजील, ठीक है, नंबर 2 इस पे भी ब्राजील है, लेकिन तीसरे नंबर पे चाइना है उत्पादन में। ब्राजील, नंबर 2 ब्राजील,
और नंबर 3 है चीन। ठीक है, तो लोहा हो गया। इसके बाद अगले खनिज की तरफ चलते हैं। अगला खनिज है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क है ये बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें, सबसे ज्यादा पाया जाता है बॉक्साइट गिनी में। गिनी की खाड़ी है ना, तो गिनी में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे वियतनाम, वियतनाम गिनी में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे वियतनाम पे पाया जाता है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर बॉक्साइट का ये तो भंडारण है। उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है बॉक्साइट का। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे गिनी है। दोनों डेटा अलग अलग होंगे। गिनी की खाड़ी कहां पर है मानचित्र में, एक बार देखिएगा आप। ठीक है, गिनी की खाड़ी, गिनी कहां पर है एक बार मानचित्र में। जितने नाम दे रहा हूं सब एटलस जाके चेक करो, कहां वियतनाम है, कहां ऑस्ट्रेलिया है, कहां गिनी है, कहां चाइना है, एक बार देखिए आप लोग। अब आ जाते हैं कोयला में। ऊर्जा खनिज है आपका ये कोयला। कोयला का भंडारण यदि सबसे ज्यादा किसी देश में है तो वो आपका अमेरिका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे यूएसए है, रूस है। पहले नंबर पे आपका अमेरिका यूएसए है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड में आपका ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादन कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? उत्पादन की यदि बात करें तो उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? उत्पादन कर रहा है चाइना। चीन सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। दूसरे नंबर पे भारत कर रहा है सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन। और तीसरे नंबर पे आपका कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। थर्ड नंबर पे आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया याद कर लीजिएगा, ये खनिज वाला डेटा है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तांबा का अयस्क 100% क्वेश्चन पूछेगा। तांबा से 100% क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 पे आपका तांबा में एक कंट्री है चिली, चिली। दूसरा है चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर है पेरू। ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 में है आपका पेरू। नंबर 3 में क्या है? पेरू। तो चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू तांबा के उसमें। और यहां पर कौन सा है? यहां पर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे तांबा में ही आपका कौन सा है? चिली, फिर पेरू, फिर डीआरसी। चिली, नंबर 2 है पेरू, नंबर 3 है डीआरसी। डीआरसी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो। ठीक है, ये आपको दिमाग को बैठा लेना। तांबा में तो तांबा में चिली नंबर 1 है उत्पादन में, चिली नंबर 1 है भंडारण में। कई बार चिली से क्वेश्चन आ चुका है। कितने हो गए? 1 2 3 4। एक और अयस्क देख लेते हैं, एक लास्ट अयस्क आज के लिए देख लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। मैग्नीज। मैग्नीज में नंबर 1 में है दक्षिण अफ्रीका। मैग्नीज नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका, और उत्पादन में भी और भंडारण में भी नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका। बाकी और कोई नहीं है, इसमें एक ही है। ठीक है, मैग्नीज में आपका दक्षिण अफ्रीका। बस हो गया, 5 हो गए कंप्लीट। बाकी हम कल करेंगे। ये विश्व के परिदृश्य में देख रहे हैं, लोहा सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, उत्पादन भी भंडारण भी। बॉक्साइट सबसे ज्यादा गिनी में, उत्पादन और भंडारण, वो भंडारण सबसे ज्यादा गिनी में, उत्पादन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में। कोयला सबसे ज्यादा अमेरिका में पाया जाता है, निकालता चाइना है सबसे ज्यादा। तांबा चिली में, और चिली ही निकालता है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बाकी अब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, चल रहा है मामला। अब आ जाइए थोड़ा साइंस के साथ, विज्ञान के साथ आ जाइए। विज्ञान में मैं कुछ प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से। कुछ प्रमुख रोग देखेंगे हम लोग, कुछ डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? सबको नोट्स भी बनाना है, साथ साथ लिखते भी जाओ जो जो चीजें समझ में आती हैं, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाइए। अब देखिए, कुछ रोगों की बात करें तो एक रोग है आपका गठिया रोग। कौन सा रोग है? गठिया रोग। गठिया रोग
इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस जो होता है इसके पीछे का कारण है जब हमारे शरीर में यूरिक अम्ल कम हो जाता है। जो हमारा ये जोड़ है ना, हमारे जो जोड़ हैं इनमें पेन होना चालू हो जाता है। यदि वो माप कम नहीं होता, जमाव हो जाता है। यदि यूरिक अम्ल बढ़ जाए, यूरिक अम्ल हमारे जोड़ों में बढ़ जाए, यूरिक अम्ल के बढ़ जाने के कारण से गठिया रोग हो जाता है। तो आप एक चीज समझिए, यूरिक अम्ल जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है हमारे, तो यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जो है पूरे जोड़ों में जमा होने लग जाते हैं, और जिसके कारण से तो गठिया रोग के पीछे का कारण आपका यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल का बढ़ना, यूरिक अम्ल की मात्रा का बढ़ना, और जब यूरिक अम्ल आपका जमने लग जाता है तो आपको गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधानता में आ जाए उसको गठिया या गाउट रोग कहते हैं। गठिया रोग या गाउट रोग कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, चलिए अब एक अगला रोग होता है जो कि महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है, हिस्टीरिया रोग। हिस्टीरिया रोग कम उम्र की महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है ये रोग, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं वातोमात, वातोत्माद, वातोत्माद। हिस्टीरिया में आमतौर पे जो कम उम्र की महिलाएं होती हैं, है ना, कम उम्र की खासकर किशोरी अविवाहित महिलाएं, उनमें आमतौर पे क्या होता है, सामान्यतः ये रोग ज्यादा होता है क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग है, और इसमें आमतौर पे घबराहट बहुत होती है, बेचैनी बहुत होती है, कई बार बेहोशी जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो नव युवतियों में ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो कम अवस्था की अविवाहित बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इसको हिस्टीरिया कहते हैं, वातोत्माद कहते हैं। ठीक है, विवाह के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ज्यादा ये रोग रहता नहीं है। ठीक है, घेंगा रोग के बारे में मैंने पिछले सेशन में आपको डिस्कस ही किया था, घेंगा रोग के बारे में बताया था। घेंगा रोग आपका जो है किससे जुड़ा हुआ है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से जुड़ा हुआ है। घेंगा रोग का जुड़ाव कहां से है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, गले में होता है ये घेंगा रोग। ठीक है, गर्दन फूल करके मोटी हो जाती है, कॉलर जैसे दिखाई देने लग जाती है। और आयोडीन आपका समुद्री भोजन में पाया जाता है, जितने भी समुद्री भोजन होते हैं आयोडीन युक्त नमक आपका होना चाहिए। तो जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है ना, हमारे यहाँ पे थायराइड है, थायराइड ग्रंथि है, उसमें थायरॉक्सिन जो हमारा हार्मोन होता है उसका एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं, एक दो रोग और डिस्कस करते हैं। एक रोग होता है एमनोसिया। मैंने बहुत सारे रोग पढ़ा चुका हूं, इससे पहले वाले संस्करण में सारे रोग पढ़ा चुका हूं, कुछ मैं ये जो मिसलिनियस रोग है वो बता रहा हूं आपको। एनोस्मिया, एनोस्मिया एक रोग है आपका, एनोस्मिया। एनोस्मिया में क्या होता है, एनोस्मिया में व्यक्ति के सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसको हम गंध अग्राह्यता कहते हैं, जिसमें हमारी सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं, जिनसे हम सूंघते हैं ना, एनोस्मिया के कारण से होती हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। मैंने एक रोग और बताया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको लेकर मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं इससे पहले के संस्करण में। जो बच्चे देखो चारों संस्करण इसीलिए कह रहा हूं, आप सभी संस्करण जरूर ज्वाइन करिएगा इसमें। तो शरीर में मतलब इम्यून पावर को लेकर के पूरा का पूरा है, बच्चे के बॉडी में यदि पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। बबल बेबी सिंड्रोम अलग है, वो आपका इम्यून पावर से जुड़ा हुआ, और ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण से होता है। इससे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है और रक्त की क्षमता घट जाती है, शरीर नीला पड़ने लग जाता है और बच्चे में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी स्थिति बन जाती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम वाला मैटर आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका किससे जुड़ा हुआ है, यदि नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है पानी में तो।
इसके बाद एक चीज और आपको बता रहा हूं, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक के मरीज को पहला अटैक होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत, लेकिन दूसरे या तीसरे अटैक में मृत्यु का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक के पहले घंटे के अंदर अंदर यदि हम ले जाएं तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। इसी को हम गोल्डन आवर कहते हैं। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर को किससे जोड़ा गया है, तो हार्ट अटैक को, जो हृदयाघात होता है व्यक्ति को, उसको गोल्डन आवर कहते हैं। तो गोल्डन आवर का संबंध है हार्ट अटैक से। गोल्डन आवर का मतलब वो एक घंटा है ना, वो एक घंटा जो कि हार्ट अटैक के बाद का एक घंटा है, तो उसकी अवधि के अंदर अंदर हम ले जाते हैं डॉक्टर के पास तो बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक औषधि भी आपकी है, बीटा ब्लॉकर बोलते हैं उसको। बीटा ब्लॉकर एक औषधि होती है जिसका काम जो हाई बीपी हाइपर टेंशन वाले लोग होते हैं या जिनको हार्ट अटैक की समस्या होती है, एंजियोग्राफी होती है। इसके लिए क्या होता है, जैसे किसी को हार्ट अटैक जैसी स्थिति बनती है, हमारी बॉडी में जहां पे ब्लड, आपका जो धमनियां हैं और सिराएं हैं, उनसे ब्लड हमारा आता जाता है। ठीक है, तो बॉडी में सिराओं का और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, पूरी बॉडी में नसें हैं, और इन नसों में कई बार क्या होता है, जो आप खाते हो ना, चिकनाहट जो आपकी बॉडी की है, आप जैसे फैट लेते हैं चिकनाहट, तो कई बार वो ब्लड में मिल करके कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको। तो बॉडी में क्या होता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद हमारी नसों को ब्लॉकेज कर देती है, और ये ब्लॉकेज जो आपकी होती है, ये समझिए एक दिन हार्ट अटैक का कारण बनती है। इसलिए समय समय पर ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, लिपिड टेस्ट कराना चाहिए। लिपिड टेस्ट से आपको आपके बॉडी के जितने भी ब्लॉकेज हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ट्रिग्लिसराइड का लेवल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अचानक से फिर हृदय की धड़कन ठप। हृदय की धड़कन ठप का मतलब यही है कि आपको जो है ना, गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। हमारी बॉडी में हमें पोटेशियम की पर्याप्त, हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी भी नहीं होनी चाहिए। जो हमारी हृदय की धड़कन होती है, पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन और हमारे शरीर में नाड़ियां जो हैं, जितने भी नाड़ियां हैं, नब्ज हैं जो हमारी, उन सभी नब्ज को संचालित करने का काम पोटेशियम करता है। इसलिए पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, और पोटेशियम आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि केला में पाया जाता है, सेव में पाया जाता है, मांस मछलियों में पाया जाता है, अनाज में, फलों में, सब्जियों में, सभी में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो केला और सेव, इसीलिए कहते हैं एक सेव खाना चाहिए आपको कम से कम, ताकि आपके बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम ना हो। तो पोटेशियम की यदि कमी हो जाएगी तो पोटेशियम की कमी से बीपी का भी मरीज बन जाता है व्यक्ति। शरीर में पोटेशियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीमारी आपको बहुत बड़ी हो जाएगी लो ब्लड प्रेशर की। तो इसलिए पोटेशियम हमें लेना चाहिए। पोटेशियम फलों से और सब्जियों से प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन किसी भी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को 2 ग्राम पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। 2-3-4 चीजें मैंने अभी आज डिस्कस की आप लोगों के साथ इस सेशन में, बाकी चीजें मैं आपको आने वाले सेशंस में डिस्कस करूंगा। तो लगभग मुझे लगता है टॉपिक हो गया आपका, इतिहास हो गया। हाँ, भूगोल की विषय वस्तु बची है, थोड़ा सा भूगोल की विषय वस्तु भी डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भूगोल के की विषय वस्तु पे आ जाते हैं। अब देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, एक ऐसी स्थलाकृति है, भौगोलिक आकृति है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। इसको हम बोलते हैं द्वीप। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के द्वीप। भारत में टोटल 1382 द्वीप पाए जाते हैं, टोटल 1382 द्वीप। अब तटीय द्वीप भी हैं, देखो तटों के पास बहुत सारे द्वीप हैं। देखिए मैं एक दिखाता हूं, देखिए सारे द्वीप ही हैं, द्वीप हैं, है ना। अबुल कलाम, ये अब्दुल कलाम जी जो हमारे थे, व्हीलर द्वीप का नाम, न्यू मूर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पम्बन द्वीप, है ना। यहाँ पे बड़े बड़े 2 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपके, अंडमान द्वीप है, ये नीचे निकोबार द्वीप है आपके, है ना। लक्षद्वीप भी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे सभी को, ठीक है। ये लक्षद्वीप हैं, इतने सारे ये लक्षद्वीप हैं, अमीनी द्वीप, कवरती, तो टोटल 1382 द्वीप हैं भारत में, अपतटीय द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं, जो अरब सागर में फैले हुए हैं। 2 बड़े द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, 2 बड़े द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप आपके जो है अरब सागर में अवस्थित है, ठीक है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है पता है आपको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही हिस्सा है, हिमालय का ही विस्तार है। जब भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर के मिलती है तो जो हिमालय का निर्माण हुआ वही हिमालय का विस्तार है। हिमालय आपका यहाँ पर है ना, यहाँ पे आपका हिमालय है। अराकानियोमा के बाद वो जाकर के यहाँ पर द्वीपों के तौर पे देखने को मिलते हैं। हिमालय की मतलब ये एक तरीके से जो पर्वतमाला आपकी बनी, हिमालय पर्वत श्रेणी, फिर म्यांमार में अराकानियोमा, वो अराकानियोमा की जो पर्वत श्रेणियां हैं, उच्चावच हैं, उसी का ही ये आपका जो है विस्तार है। तो ये आपका टेक्टोनिक प्लेटों से बना है और ये टेक्टोनिक प्लेटों में से जो आपका प्लेट विवर्तन की थ्योरी है उसके तहत इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकानियोमा, म्यांमार में हिमालय का ही विस्तार है। अराकानियोमा का विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले तो ये दिमाग में बैठा के रखिए। ठीक है, अराकानियोमा म्यांमार में पड़ती है। लक्षद्वीप जो आपके हैं ये प्रवाल द्वीप हैं, प्रवाल से बने हुए हैं। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप हैं आपके। किससे बने हुए हैं? प्रवाल से। प्रवाल एक प्रकार का जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल पर समंदर में रहता है और वो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब कोई प्रवाल खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद कॉलोनीज में रहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल का एक साथ जो जमाव होता है वही आपका द्वीप का रूप ले लेता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप आपका क्या है? प्रवाल द्वीप है। ठीक है, आपको दिमाग में बैठा के रखना है इसको। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे अन्य द्वीप हैं, कुछ गंगेटिक डेल्टा के द्वीप हैं, है ना, कुछ आपके जो है जैसे यहाँ पे देखिए पंबन द्वीप है, इसी पे धनुषकोटी आपका अवस्थित है, यहीं पे एडम ब्रिज है ना, एडम ब्रिज भी यहीं पर है आपका। तो कई सारे द्वीप जलमग्न भी हो गए हैं आपके, जब सुनामी 2004 में आई थी उसके बाद जलमग्न भी हो गए हैं। तो अब हम जो अगला सेशन होगा, मैं द्वीपों में से पहले अगला टॉपिक जो आपका लूंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाऊंगा। पहली बात तो देखिए यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की द्वीप क्या है आपके। द्वीप आपके चारों तरफ से जल से घिरी हुई राशि है, जो भौगोलिक आकृति है, जो जल से चारों तरफ से घिरी हो उसे द्वीप कहते हैं। जो जल से तीन तरफ से घिरे हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत को देखिए, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप का मतलब जल से तीन तरफ से घिरे, एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, तीसरी तरफ हिंद महासागर। लेकिन द्वीप के साथ क्या है, जो दोनों तरफ, चारों तरफ से जो घिरा हुआ उसे द्वीप या टापू या जो भी कहें वो कहते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का विस्तार है, अराकानियोमा का विस्तार है, और लक्षद्वीप आपके प्रवाल द्वीप हैं जो कि मूंगा चट्टानों से मिलकर के बने हैं। इनके बारे में डिटेल में आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए।